हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, अर्थात कॉमन भाषा में जो हार्ट अटैक बोलते हैं। आज बात करता हूँ एक दूसरा जो कॉमन डिजीज़ है, खासकर हम डेवलपिंग नेशंस में वो उसकी बात करेंगे। वाल्वुलर डिजीज़ जो मेनली वाल्व में होता है, जिसको रिमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। रिमेटिक हार्ट डिजीज़ सिर्फ वाल्व को अफेक्ट नहीं करता है, ये हार्ट के हर पार्ट को अफेक्ट करता है, हार्ट के मसल्स को अफेक्ट करता है, हर जगह अफेक्ट करता है। लेकिन इसका जो सबसे विजिबल और सीरियस जो ये इफेक्ट होता है वो वाल्व पे होता है। तो पहले बात करते हैं कि रूमेटिक हार्ट डिजीज आखिर होता क्या है और ये हम डेवलपिंग नेशंस में ही क्यों होता है खासकर, मतलब क्योंकि डेवलप नेशंस में अब ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, कुछ नहीं होता। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज का कनेक्शन बचपन से है। बचपन में, एडोलेसेंस में, जब हमारा थ्रोट इन्फेक्शन होता है, जो कि बहुत कॉमन है, कॉमनली हमें होता है कि हाँ थ्रोट में गला खसखसा आ रहा है, गले में इन्फेक्शन हो गया, थोड़ा फीवर हो गया, और उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है, थोड़ा जो लंबा चल जाता है, और उसमें एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकल फेनिंजाइटिस होता है, तो उसके कारण अगर उसका समुचित इलाज नहीं होता है, जो कि अक्सर डेवलपिंग नेशंस में समुचित इलाज नहीं होता है, और हम इंतज़ार करते हैं कि बीमारी खुद से ठीक हो जाए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाए, एंटीबायोटिक कोर्स पूरा नहीं करेंगे, गर्म पानी से गड़गड़ा करके उसको ठीक कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म में उसी का आफ्टर इफेक्ट होता है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है, उसके सेल का जो प्रोटीन होता है एंटीजन, वो एंटीजन हमारा जो हार्ट मसल्स है, हार्ट वाल्व है, उसके साथ मैच करता है, और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनता है, वो एंटीबॉडी फिर वहाँ पे अफेक्ट करता है। तो लॉन्ग रन में आफ्टर 15 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद जो और इसको हम बोलते हैं रूमेटिक फीवर। तो ये रूमेटिक फीवर में फेरिंजाइटिस होगा, बड़े जोड़ों का दर्द होता है, लार्ज जॉइंट्स का, जिसको माइग्रेटरी पेन बोलते हैं, और भी बहुत सारे इसके सिम्टम्स है, कार्डिनल फीचर्स जो इसको डायग्नोसिस करने के लिए होते हैं। तो ये 15-20 साल के बाद यही जो हार्ट मसल्स और जो हार्ट वाल्व टिश्यू को इफेक्ट करता है, तो धीरे 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 हार्ट टिश्यूज में सिकुड़न हो जाता है, और वो स्टेनोसिस कर सकता है, रिगर्जिटेशन कर सकता है। तो मेनली जो सबसे कॉमनली अफेक्टेड जो हार्ट वाल्व होता है वो माइट्रल वाल्व होता है, यानी कि लेफ्ट साइड का वाल्व जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पास करता है, वो वाल्व होता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन वाल्व एट्रियल वाल्व होता है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाता है, आउटा में जाता है, उसको गार्ड करने वाला। तीसरा और बहुत कम इफेक्ट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो वाल्व में बीमारी दो तरह की हो सकती है। एक तो वाल्व अगर सिकुड़ जाए, पतला हो जाए, जिसको स्टेनोसिस बोलते हैं। दूसरा अगर वाल्व इनकम्पिटेंट हो गया, यानी कि जिसको रिगर्जिटेशन। मोस्ट कॉमन जो ये है वो स्टेनोसिस होता है, और धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। इसमें जो कस्प्स हैं मोटे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, उस पर कैल्शियम जम जाएगा, और उनका जो आपस में फ्यूज कर जाएंगे। तो जो मोटे रेडिनेट कैल्शियम जमने के कारण, फ्यूज करने के कारण, एक तो उनका जो ओरिफिस होता है बहुत पतला हो जाता है, जिसके कारण एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं हो, ब्लड पास नहीं कर पाता है। और दूसरा क्या होता है कि ठीक से बंद नहीं कर हो पाते हैं, उससे रिगर्जिटेशन होता है। जब वाल्व बंद होना चाहिए तब वो खुला रहता है और बैक फ्लो हो जाता है इससे। तो ऐसे जो वाल्व होते हैं, तो इनमें प्रोग्रेसिव जो सिम्टम्स होता है, मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होता है, फिर से वो ब्रेथलेसनेस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और ये प्रोग्रेसिव होता है। धीरे धीरे आदमी को थोड़ा सा भी कुछ काम करेगा तो उसमें सांस लेने की दिक्कत बढ़ती जाती है, और एडिक्वेसी नहीं रहती। धीरे धीरे उसके लोअर लिम्स में स्वेलिंग होने लगता है, फिर उसको चक्कर आने का हो जाता है, सिंकोपल अटैक हो सकता है, और कई तरह के सिम्टम्स धीरे धीरे वो आने लगते हैं। ऐसे में इसका कोई मेडिकल थेरेपी नहीं है। जब भी शुरू में होता है तो जो मेडिकल थेरेपी करते हैं वो जस्ट प्रीलोड को कम करते हैं, यानी कि पानी को, शरीर को पेशाब के रास्ते से पानी निकाल देते हैं, और पानी कम पीने के लिए बोलते हैं, क्योंकि पानी जब कम रहेगा, वॉल्यूम कम रहेगा, तो हार्ट पे लोड कम पड़ेगा। तो लेकिन ये कोई उसका बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टम का ट्रीटमेंट है।
जो बीमारी का ट्रीटमेंट होता है, पहले बीमारी का ट्रीटमेंट जैसे बीएमबी होता था, बैलून से उसको फुला देते थे, तो टेम्पोररी होता है, जो कि शुरू में थोड़ा सा इफेक्ट करता है। अगर उसके बाल प्लायबल हैं तो इफेक्ट होता है, नहीं तो इसका सबसे बड़ा एक नुकसान क्या है कि अगर ज़्यादा फैल गया या फिर वाल कस बहुत टाइट थे तो फट सकते हैं और रिगर्जिटेशन होता है और फिर तुरंत ही उनको वाल्व की सर्जरी करानी पड़ती है। तो रिमेटिक हार्ट डिजीज में वाल्व रिप्लेसमेंट ही उसका ट्रीटमेंट है, वाल्व रिपेयर नहीं। तो वाल्व रिप्लेसमेंट जब करते हैं तो उस नेटिव वाल्व को काट कर हम निकाल देते हैं और वहाँ पे हम आर्टिफिशियल वाल्व लगा देते हैं। आर्टिफिशियल वाल्व फिर दो तरह के हो सकते हैं, तो मैकेनिकल और टिश्यू वाल्व हो सकते हैं। तो मैकेनिकल वाल्व की लॉन्गेविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका दिक्कत क्या है कि वो थ्रोम्बोजेनिक होता है, उसमें थ्रोम्बस बनने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट खाना पड़ता है। एसीट्रोम, वारफेरिन, कई तरह के एंटीकोगुलेंट जो लाइफ लॉन्ग खाना पड़ता है। और आईएनआर का वैल्यू देखना पड़ता है कि आईएनआर अगर जो हमें बताता है कि ब्लड ज़्यादा पतला हो गया या ज़्यादा घना, ज़्यादा ठीक हो गया, तो ऐसे में अगर उसके अनुसार हम उस ड्रग का डोज ऊपर नीचे करते हैं। अभी जो हाल में जो आया है टिश्यू वाल्व का फ़ायदा ये है कि उसमें 3 से 6 महीने में लो डोज ऑफ वारफेरिन या एसीट्रोम खिला के फिर वो बंद हो जाता है, पूरी लाइफ लॉन्ग एसीट्रोम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि ये वाल्व वापस स्टेनोज हो सकता है, वापस इसमें कैल्शियम जमा हो सकता है। इसकी लॉन्गेविटी अभी भी अराउंड 20-25 ईयर्स है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए इसको हम प्रीफर करते हैं या तो एल्डरली पर्सनस में जिसकी एज मोर देन 60 हो, तो क्योंकि हमारा जो लाइफ ये है लॉन्गेविटी है अराउंड 65, 70, 75, 80, तो तब तक चल जाता है। और फिर उसके साथ हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी कम होने जाता है, तो अगर वाल में थोड़ा स्टेनोसिस भी होता है तो भी उसके साथ आदमी को कोई परेशानी नहीं होती। या फिर दूसरा होता है कि जब कोई फीमेल हो जो कि अपने जिसको क्या प्रेगनेंसी और ये सब होता है, तो उसमें फिर वो ब्लड थिनर देने से फिर उसको नुकसान हो सकता है। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फिर हम इसको प्रेफर करते हैं कि टिश्यू वाल्व देकर उसको मैनेज करें। बाकी और भी डिटेल में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। हम डिटेल में बात करेंगे रिमेटिक फीवर के बारे में और रिमेटिक फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि रिमेटिक फीवर का समुचित ट्रीटमेंट बचपन में अगर उसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट हो तो हम डेवलपिंग कंट्रीज से भी रिमेटिक हार्ट डिजीज़ को निकाल सकते हैं। आज रोमेटिक हार्ट डिजीज जो अब सिर्फ डेवलपिंग कंट्री में रह गया, उसका कारण सिर्फ यही है कि हम स्ट्रेप्टोकोकल जो फेरेंजाइटिस हो रहा है उसका हम एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको भी बाद में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।